Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. कुछ लाइंस हर एक रिलेशन में ना, एक जियो इकोनॉमिक में दिमाग में रख लो, एक एक दो दो लाइन। जरूरी नहीं है कि पूरा डेटा रटो, बट ऐसा तो याद रख सकते हो ना, जैसे इंडिया रिमेन्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। तो ये जियो इकोनॉमिक में हो गया, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का। नेपाल्स more than 65% एक्सपोर्ट टू इंडिया। अगर 65% से ज्यादा नेपाल के लोगों का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया ही कंज्यूम करता है, तो दैट्स अ बिग थिंग। मतलब इट शोज द इंपॉर्टेंस। इतना बड़ा कस्टमर है, कोई नाराज करेगा तो अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, राइट। टॉप एफडीआई कंट्रीब्यूटर इन नेपाल, दो एफडीआई ग्रोथ रेट being fastly grown from China। तो ग्रोथ रेट का मतलब ईयर ऑन ईयर अगर हम एफडीआई की बात करें तो चाइना जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया एफडीआई कंट्रीब्यूटर रहा है नेपाल में। एफडीआई समझते हैं? व्हाट इज एफडीआई एंड व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफआईआई? बताइए। मध्यमा मीन्स बीच में, संकेत रयानी मध्यमा मीन्स बीच में। एक्चुअली दिस टर्म वाज यूज्ड बाय चाणक्य, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड मध्यमा। इट मीन्स न्यूट्रल, मीन्स geographically that particular nation is in between two powers, that is why madhyama, and inclining towards neutrality, and we have to make influence to bring that nation into our fold। हाँ जी, डिफरेंस क्या है एफडीआई एफआईआई? क्या डिफरेंस है? कितने परसेंट? सही बताया आपने। एक्चुअली अरविंद मायाराम कमेटी थी एक, हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो डेफिनेशन बनी वो ये है कि 10% से ज्यादा, 10% या 10% से ज्यादा अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में या किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो फिक्स इन नेचर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम होता है तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से कुछ शेयर होल्डिंग खरीद ली आपकी 10% से कम, और वो उसको सेल करके आसानी से जा भी सकते हैं। बट एफडीआई के केस में इट्स नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट योर मनी बैक। एफडीआई फिक्स इन नेचर होता है, एफआईआई वोलेटाइल होता है, हॉट मनी की तरह होता है, निकल सकता है मार्केट से। एफडीआई पे कंडीशनैलिटी ज्यादा होती हैं। जैसे एक तरीके से ऐसा है कि चक्रव्यूह की तरह है कि आप आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे इंडियन इकोनॉमी की मर्जी से, रेगुलेटर्स की मर्जी से, बिकॉज हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सीसीआई, ये सब अलग अलग चक्र बनाकर बैठे हैं कि इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। बट एफआईआई में पैसा आसानी से निकला जा सकता है। और 10% ही क्यों ली? क्योंकि हमारे कंपनीज एक्ट में भी रेगुलेशन रूल है कि 10% से ज्यादा, जैसे आप हैं, आपने मान लीजिए कल सोचा कि मैं मुकेश अंबानी की जो कंपनी का पूरा ग्रुप है, आरआईएल ग्रुप, तो उस ग्रुप का 10% से ज्यादा स्टेक्स खरीद लेता हूं कल। मान लो आपने सोच लिया, ज्यादा नहीं, मतलब कितने का ही आएगा, मतलब अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि सोच लीजिए कि 5 लाख करोड़ मान लीजिए चाहिए बस आपको, ठीक है, और आपने खरीद लिया, तो उसका मतलब है कि फिर आपकी जो चेयर है वो मुकेश अंबानी के पास में लगेगी बोर्ड में, क्योंकि 10% से ज्यादा हिस्सेदारी का मतलब है नाउ यू विल हैव इन्फ्लुएंस इन बोर्ड्स डिसीजन मेकिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई
एक स्टूडेंट ने पूछा एफपीआई क्या है सर? फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट में ही यहाँ पर वर्ड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल देर आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन हांगकांग, सिंगापुर, तो जो इंडिया की सेबी से अप्रूव्ड है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियाज मार्केट देन दे आर गोइंग टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, तो वहां से टर्म आया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। खैर, हम यहां पर बात कर रहे थे नेपाल की। इकोनॉमिक में नेपाल नीड्स इंडिया फॉर ट्रांजिट of goods to other countries, जैसे कि यूज करता है कोलकाता पोर्ट को, तो इंडिया कोलकाता पोर्ट का इजी एक्सेस देता है, टैरिफ रिलैक्सेशन देता है, जैसे कि नेपाल से कोई सामान वेस्ट बंगाल के थ्रू होता हुआ कोलकाता पोर्ट से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो सके, जिससे कि नेपाल की कमाई बढ़ सके, राइट। प्लस 85% प्लस ऑफ essential needs supply comes from India। तो अगर 85% से ज्यादा एसेंशियल वाली जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो भारत से आ रही हैं, तो इससे पता लग गया होगा कि भारत कितना जरूरी है नेपाल के लिए। प्लस रिलेशन में ट्रेड डेफिसिट है, और ट्रेड डेफिसिट किसके लिए है, इंडिया के लिए या नेपाल के लिए? ट्रेड डेफिसिट फॉर नेपाल। ट्रेड डेफिसिट फॉर नेपाल का मतलब होता है कि नेपाल import more from India than export। Import more from India than export। ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम कर पाता है। आपको पता है नेपाल में अपनी करेंसी चलती है, इंडियन रूपी, एक्सेप्टेंस है काफी। नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल। हाँ हाँ, क्यों लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब मोर देन 8 मिलियन पीपल, जो कल आपको पॉइंट बताया था। हम पॉलिटिकल में लिख लेंगे, आज जियो पॉलिटिकल में भी आ सकता है, जो स्ट्रेटेजिक में भी आ सकता है, पीपल टू पीपल। अभी हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लिखेंगे ना, तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी में भी गुरखा रेजिमेंट एंड गुरखा सॉलिडारिटी ऐड कर सकते हैं। हाँ, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में हम अलग से भी लिखेंगे, हाइड्रो पावर वाला यहाँ पे भी आ सकता है, जैसे हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। मुझे लग रहा है मैंने आपको लिखवाया था ये एनएचपीसी का रोल, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का रोल। तो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन मींस इंडिया इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग डैम्स इन नेपाल। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, अच्छा यहां पर, कि अभी तक नेपाल ने अपनी हाइड्रो पावर पोटेंशियल का 2% से भी कम यूज किया है। तो यानी कि हाइड्रो पावर में एरिया ऑफ कोऑपरेशन और अच्छा है हमारा। अभी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में लिखूंगा ये पॉइंट, लेकिन अगर आप जियो इकोनॉमिक्स में लिखना चाहते हैं तो दैट इज वेरी मच सूटेबल। आप ये लिख सकते हैं कि ओनली, मतलब less than 2% of hydropower potential of Nepal has been utilized till now. It means it has huge scope of India-Nepal partnership. हाँ, यहाँ मतलब
जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली। एक और पॉइंट है इसमें, पावर परचेज एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट between India and Nepal for making Nepal's hydropower investments sustainable। की बात समझ में आई? मैं रिपीट करता हूं, पावर परचेज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर मेकिंग नेपाल्स हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल। मतलब नेपाल भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब नेपाल के पास ऐसा कोई एवेन्यू होगा कि भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, मैं बेच भी पाऊंगा। अगर नेपाल बेच पाएगा, उसको पैसा आ पाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उस पे वो रिपे कर पाएगा जहां से भी उसने लोन लिया है कि नहीं? सो उसके लिए भी इंडिया इज इंपॉर्टेंट। अभी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन और चाइना वाला जो एंगल आएगा उसमें एक एंगल यहां पर आएगा, फिर भी हाईलाइट कर देता हूं। श्याम सरन ये बात कहते हैं, हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, कि अगर चाइना क्लोज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर, चाइना इंडिया को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया रिव्यू कर सकता है ना परचेज पावर परचेज एग्रीमेंट को। भाई अगर हमने हाइड्रो पावर प्लांट बनवाया तो हमने कहा टेंशन मतलब हम जिम्मेदारी लेते हैं, इतनी पावर तो हम खरीदेंगे और इस रेट पर खरीदेंगे। लेकिन अगर चाइनीज कंपनी उसको बना रही है तो हम क्यों खरीदेंगे? अगर हमारे पास अल्टरनेटिव है तो हम नहीं खरीदेंगे। और अगर हम अपने पावर परचेज एग्रीमेंट को रिव्यू कर देते हैं तो नेपाल पर उस डायरेक्शन से भी प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? उसकी इकोनॉमी पर प्रेशर बनेगा कि भाई फिर चाइना का पैसा वापस कैसे करेंगे, क्योंकि वो इंडिया को सेल कर सकता है आसानी से, क्योंकि इंडिया और नेपाल की जो ग्रिड्स हैं वो क्लोजली कनेक्टेड है, इंडिया नेपाल ग्रिड, क्योंकि हम हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं। लेकिन ज्योग्राफी इज इन इंडिया फेवर, लेकिन क्या वो चाइना को बेच सकता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस हाइड्रो पावर? अभी नॉट फिजिबल, क्योंकि बीच में है बड़े हिमालयाज। बांग्लादेश को कर सकता है। हमने रिव्यू कर दिया था। वो हम अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम बीच में शो कर रहे हैं कि देखो चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम नहीं लेंगे। असल में हमने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चाइना का नाम नहीं लिया। हमने क्या कहा है, मतलब हम ऐसा करते हैं, इवन जो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें भी हमने क्या कहा है, उसमें हमने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू रिव्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स विच आर अलाउड फ्रॉम नेबरिंग नेशंस। कहने का मतलब है दुनिया भर के लिए हमने अप्रूव ऑटोमेटिक रूट में डाल दिया इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक का मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में यूएस की कंपनी, यूके की कंपनी, कोई और देश की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्ट करना आसान है। बट हमने कहा कि अगर कोई नेबरिंग नेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फिर उसको हम रिव्यू में रखेंगे, राइट? तो अगर नेपाल के थ्रू अब परचेज, अब ऐसे इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी में कर दिया कि अगर परचेज जो हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं नेबरहुड से, या उसके साथ परचेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन का कोई एग्रीमेंट है, उसमें अगर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम रिव्यू में रखेंगे। हमने थर्ड पार्टी का नाम नहीं बोला, क्योंकि नाम बोला जाता है, किसी को डायरेक्टली नहीं हिट किया जाता, प्यार से किया जाता है, ठीक है? चलिए, नाउ जियोपॉलिटिकल। नेपाल इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट। गुजराल डॉक्ट्रिन याद है आपको? गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ टाइम पहले मैंने बताई थी, जो कह रही थी नॉन रेसिप्रोसिटी, कि बस भला कर दो। एक थी ना एक सेइंग
भला कर किस में डाल, दरिया में डाल। तो क्या इंडिया भी भला करके दरिया में डाल रहा है नेपाल को लेकर? बिकॉज अपने तरफ से 5 ईयर प्लान्स से भी हम सपोर्ट देते थे, बजटरी सपोर्ट नेपाल को देते थे, बट ये ध्यान रखना कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी कुछ दरिया में नहीं डाला जाता। दरिया में डाला जाता तो ध्यान रखा जाता कितनी अंदर तक गया है, अभी कब वापस बेनिफिट लेना है। तो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर किसी भी देश को ग्रांट्स, लोन्स, चीप लोन्स दिए जाते हैं तो देयर इज सम इंटरेस्ट अलाइंड। तो गुजराल डॉक्ट्रिन नॉन रेसिप्रोसिटी की बात करती है। फिर हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर इंडिया इसमें लीडरशिप पोजीशन रखना चाहता है तो हमें नेपाल को अपने तरफ रखना होगा, नहीं तो मालदीव्स, पाकिस्तान जो बीच बीच में डाइसी होते, पाकिस्तान तो कंसिस्टेंटली डाइसी, मालदीव्स जैसे बीच में डाइसी, तो वो इंडिया के अगेंस्ट ना हो। तो यहां पर सार्क में इंडिया की लीडरशिप के लिए जरूरी है गुड रिलेशंस विद नेपाल। डिफंक्ट हो गया ना, आप कह सकते हैं कि अभी काम नहीं कर रहा है, बट आप ये नहीं कह सकते खत्म हो गया है। देखो, कह रहे हैं रेलेवेंस नहीं है, क्या वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है? नहीं। क्या उसके अंदर की जो सारी ट्रीटीज और इनिशिएटिव्स है सब खत्म हो गए? नहीं। आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में भी सार्क की निशानी साउ मौजूद है। डू यू नो सार्क की यूनिवर्सिटी यहां पर मौजूद है? यस, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। अब पॉइंट यहां पर यह है कि अभी रिलेवेंट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, तो इसी वजह से हम डिनाई नहीं कर सकते सार्क को। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। देयर वाज अ टाइम when United Nations Security Council wanted to take decision to send for military action in North Korea. USR at that point of time thought, अरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या काम इसका, हम इसके खिलाफ हैं, हम जाएंगे नहीं इसमें, बैठेंगे नहीं इसमें, किसी काम का नहीं है। क्योंकि यूएसएसआर वहां नहीं गया मीटिंग में, इस वजह से वो प्रपोजल पास हो पाया, रेजोल्यूशन पास हो पाया, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव्ड मिलिट्री एक्शन हुआ, जिससे यूएसआर को सीख मिली कि भाई मौजूद रहना जरूरी है, मिस नहीं करेंगे किसी को, चाहे वहां पे अपोजिट आपको वोट देना पड़े, वीटो देना पड़े, बट वी आर नॉट गोइंग टू मिस। सिमिलरली, इफ सार्क मीटिंग इज हैपनिंग, then we should be having our representative there, so that SARC as a platform should not be utilized by Pakistan to serve its agenda. ठीक है? Yes. अब जैसे नैम, अब नैम हम नहीं इतना फोकस कर रहे, बट है तो हिस्ट्री में नेपाल और इंडिया की पार्टनरशिप वहां पर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग नेशंस एजेंडा इन WTO, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो यहां पर भी इंडिया नेपाल साथ आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल है तो एक नेशन, तो वैल्यू तो उसकी इक्वल टू अदर नेशंस है। BBIN याद आ गया होगा आपको, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। एक्चुअली एक ग्रुप है जो शो कर रहा है कि देखो हम कितने क्लोज हैं, वी कैन टेक डिसीजंस टुगेदर। क्लियर है? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं जियोपॉलिटिकल में। तो मुझे लगता है कि अगर एक क्वेश्चन बन जाए 10 मार्कर से 15 मार्कर, डिस्कस दी जियो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो आप लिख देंगे, राइट? पर्सपेक्टिव्स अभी हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा पर्सपेक्टिव्स अलग से।
एरिया ऑफ कोऑपरेशन को ओपन करते हैं जरा। ये बताइए डिफेंस में कुछ कोऑपरेशन है कि नहीं इंडिया नेपाल का? बिल्कुल सही कहा, सूर्य किरण एक्सरसाइज। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज इस बात का रिप्रेजेंटेशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज प्लस इंडिया providing support in training. Do you know that several Nepali officers you will find in India's training academies, esteemed top class training academies? You will find in IMA, Indian Military Academy, Dehradun. You will find in NPA, National Police Academy, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो हाँ, तो मतलब हमारी जो एस्ट्रीम ट्रेनिंग एकेडमीज है वहां पर हम सपोर्ट करते हैं। डिफेंस वाले एंगल में हम आईएमए की बात कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन ट्रेनिंग प्लस वेपन्स प्लस फाइनेंसिंग। हम वेपन फाइनेंसिंग में भी सपोर्ट करते हैं, मींस यू कैन परचेज आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बिकॉज इंडिया इज आल्सो एक्सपोर्टिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। इफ यू कैन नॉट पे अपफ्रंट, वी आर गोइंग टू गिव यू सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट, डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, गोरखा रेजिमेंट। कल हमने इसके पॉइंट तो लिखवा ही दिए थे। Crime criminal tracking. India Nepal has extradition treaty. नेपाल में भागना आसान है, इस वजह से ज्यादातर क्रिमिनल जाकर वहां बैठ जाते हैं। बट नेपाल में इंडिया नेपाल शेयर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो फिर हमारी फोर्सेस वहां से जाकर आसानी से लेके भी आती हैं। तो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ये भी हमारा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। We have integrated checkposts. इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का मतलब होता है ईज इन ट्रेड ट्रांजिट। एक ही जगह पर हमने चेक पोस्ट बना रखी है जिससे कि ट्रांजिट करना, व्यापार करना वहां से इजी हो जाता है। हाइड्रो पावर एरिया ऑफ कोऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने लिखवा दिया था अभी जियो इकोनॉमिक्स में भी। ह्यूज स्कोप ऑफ कोऑपरेशन एज लेस देन 2% पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। अभी 2% से कम पोटेंशियल यूटिलाइज किया गया है। नेक्स्ट, लोअर अरुण, एक दो प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया आपने, मान लो लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड टूरिस्ट कॉरिडोर्स। कोई बताएगा ऐसा कोई कॉरिडोर का नाम? कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड टूरिस्ट कॉरिडोर, कि भाई आप इंडिया आए तो नेपाल में इस जगह पर भी घूम के जाएं, नेपाल आए तो इंडिया से भी होकर जाएं, कोई कॉरिडोर? यस, बुद्धिस्ट सर्किट, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। और कोई नहीं, कॉरिडोर का नाम पशुपतिनाथ तो ठीक है, उसमें इंडिया ने, सही कहा आपने, इंडिया ने वहां पर डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है, लास्ट विजिट में मोदी जी गए थे तो दैट वाज हाईलाइट। बट कॉरिडोर, हैव यू हर्ड अबाउट जानकी अयोध्या कुछ कॉरिडोर? हाँ, सिस्टर सिटी प्रोग्राम, बेसिकली यहाँ पर राम टेम्पल जैसे उसका शुरुआत हुआ, मतलब पूजा हुई, तो उसके साथ में फिर प्रोजेक्ट किया गया कि यार वी आर थिंकिंग ऑफ अ लार्जर टूरिज्म कॉरिडोर, जिससे कि कल्चरली हम और ज्यादा बाइंड कर सकें इंडिया एंड नेपाल को, राइट? आप सिस्टर सिटी प्रोग्राम भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कई सिटीज हैं जिनका आपस में म्युनिसिपैलिटीज का कोऑपरेशन हम करा रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही जानकी और कॉरिडोर पर्पस क्या है? यूटिलाइजिंग religious tourism potential. Sister city programs, जैसे हमने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाया ना अपना, तो हमारे जिन सिटी का अर्बन इंफ्रा अच्छा है, तो ऐसे में हम नेपाल के साथ कोलैब करा रहे हैं, कोलैबोरेशन टू यूटिलाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस। राइट, साउथ एशियन सैटेलाइट के थ्रू इसरो प्रोवाइड करवा रही है टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी, टेली लॉ की फैसिलिटी। टेली का मतलब होता है दूर बैठकर, मेडिसिन का मतलब होता है, समझ रहे होंगे आप, means doctor consultation and legal consultation eased by the satellite and facilities which are gifted by ISRO to South Asian neighbors including Nepal, right? मैं रिपीट कर रहा हूं, साउथ एशियन सैटेलाइट, ISRO providing telemedicine, TELE medicine and telelaw facility, साउथ एशियन सैटेलाइट तो लिख दिया। लॉ, कोविड के टाइम पर 1 मिलियन प्लस डोसेजेस इंडिया ने प्रोवाइड करी, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव प्लस डिजास्टर रिलीफ। आपको पता है नेपाल की जो ज्योग्राफी है
वो सिस्मिक जोन में है जी, अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो इंडिया वहां पर कोशिश करता है फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनने की, रिलीफ एफर्ट पहुंचाने की। आपको पता है इंडिया से भी कितने सारे लोग, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था भयानक, तो इंडिया से कितने सारे लोग वहां रिलीफ वर्क में गए थे। इवन इन माय नोन पीपल दे वेंट टू नेपाल एंड दे वर वर्किंग इन रिलीफ कैंप्स। तो ऐसा रिलेशन है दोनों देशों का। क्लियर बात? अब आ जाते हैं फिर, जब इतने कोऑपरेशन हमने कर लिए, चाइना एंगल पर। हाँ जी जी, चाइना एंगल, क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन बनाएगी। जरा क्वेश्चन लिख लीजिए क्या बनेगा यहां से, फिर मैं उसके बाद एक्सपेंड करता हूं। सही कहा आपने प्रियांशु। गुलप्सा, कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं, ये वाला डिजास्टर रिलीफ वाला या इससे पहले वाला? इससे पहले वाला जो पॉइंट है, ठीक है। अपूर्वा, मैं लास्ट वाला शो कर देता हूं। लास्ट वाले पॉइंट में मैंने ये बताया कि जो साउथ एशियन सैटेलाइट, दिस इज वन सैटेलाइट which is made by ISRO, and this was India's gift to our South Asian neighbors. It means via this satellite, in your distant villages, if you want to provide telemedicine facility, means doctors from your district hospitals, they want to connect with the patients in distant areas, villages, who could not reach to these areas due to tough topography, lack of infrastructure. So at least these facilities will be provided, right? So that's the purpose. आप में से कोई उत्तराखंड से है? नहीं? तो कोई हिली एरियाज, गैमलिन आप ही हो? आपके घर से नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितना दूर होगा? कोई भी हॉस्पिटल? प्राइमरी सेंटर आपके विलेज में ही है? तो यू लिव इन टाउन? अरे ठीक है, मैं एग्जांपल ये देता हूं आपको कि देयर आर प्लेसेस स्टिल इन इंडिया, जैसे उत्तराखंड। सो अभी भी विलेजेस से अगर किसी को नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना है ना, so people have to carry their loved one, over some stretcher which they have made in their home, and they have to carry for 45 minutes. अब सोचो 45 मिनट, 1 घंटा पहाड़ियों में चल रहे हैं और पगडंडियों पे को चल रहे हैं, गांव में को निकलते हुए कि वहां नीचे जाएंगे, सड़क देखेगी, फिर उस पे कोई वो मिलेगी चलती हुई गाड़ी। वहां पे वो चलती हैं जो टाटा एस और एसएससी जो चीजें हैं, या वो सुमो टाइप जो गाड़ी चलती हैं, फिर उसमें लेकर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तब तक वो पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। हाँ हाँ, वो ट्रैकिंग में कितने लोग मर जाते हैं। आप भी पहाड़ों से हो क्या? नहीं? तो बहुत मतलब स्ट्रगल है। अब देखो, जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे और आपके सामने सिचुएशन रखी जाए ना, सो मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि ठीक है यार, वहां तो रोड्स बना दो। तो इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई है, लेकिन रोड्स की वजह से एक नया इशू स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप प्लेन में जो इंफ्रा टेक्नोलॉजी है वही आप वहां पर यूज करेंगे हिल्स में, तो जोशीमठ जैसे क्राइसिस आ जाएंगे। डू यू नो अबाउट जोशीमठ? जोशीमठ एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहां पर घरों में क्रैक आ गए हैं, एंड बता दिया गया है कि इतने साल में जोशीमठ खत्म। सोचो, आपके सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट वाले, और उनके साथ ही एक और राजेंद्र सिंह, तो ऐसे कई सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने यात्राएं करी हिमालयन रीजन में। उन्होंने कहा कि जो अर्बन एरिया में डेवलपमेंट है, प्लेन्स में जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट अगर आपने हिली एरियाज में किया, सो दैट वुड ब्रिंग डेवास्टेशन। और हर साल, अब मॉनसून आ गया, अब देखना आप करंट अफेयर्स अपने, 2-3 महीने में आपको ऐसा दिखने लगेगा कि हिमाचल में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड आ गई, ये हो गया। शिमला, शिमला मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा बनाया कि भाई ये तो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है, शिमला के अंदर, मैं दूर दराज की बात ही नहीं कर रहा, ऐसा हुआ है कि वन ऑफ माय नोन, वो सुबह उठे और देख रहे हैं बराबर वाला घर गायब। ऐसा हुआ है लिटरली, गायब हो गया वो, मतलब वो लैंडस्लाइड में चला गया वो घाटी में अंदर। हाँ
हर साल हो रहा है, 2-3 साल से तो मैं देख ही रहा हूं। तो ऐसा सिचुएशन है। तो अगर ना बनाए तो वैसे गए, और अगर बनाए तो ऐसे गए। तो इसका मतलब है यहां पर हमें चाहिए इनोवेशन। दैट्स वेयर वी नीड टू फाइंड न्यू वेज। ये टेलीमेडिसिन कैसे हेल्प करता है? टेलीमेडिसिन जैसे मान लीजिए सैटेलाइट के थ्रू आपने कोई कॉमन सर्विस सेंटर वहां बना दिया, सीएससी छोटा सा, जिसपे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने दे दी। इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह पहुंच गई है, लगभग हर जगह। तो उस कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर वो पर्सन आएगा एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उनकी ड्यूटी लगी होगी बैठने की, वो अपनी मर्ज बताएगा, सारे सिम्टम्स और ये सब बताएंगे, फिर उनको वो प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, जिससे फिर नियर बाय कहीं से जो दवाई मिल सकती है वो उन तक पहुंच जाएगी। ऐसा, दैट इज टेली मेडिसिन। और टेली लॉ का मतलब होता है कि आपका कोई डिस्प्यूट, कोई इशू है, आपके पास पैसा नहीं है, जाने के लिए पैसा नहीं है, वकील का पैसा नहीं है, तो जो नालसा है हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर एग्जांपल, तो ऐसी अलग अलग जगह देशों में ये ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर एक्सेस टू जस्टिस। आप अपना इशू उनको बताएंगे, कुछ पेपर वगैरह उनको दिखाएंगे स्कैन के थ्रू, फोटो के थ्रू, फिर वो आपको गाइडेंस देंगे कि व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्शन फॉरवर्ड। दैट इज टेल लॉ, राइट। हाँ अलग होगा, बट लॉ का एक्सेस तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए ना। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना। तो क्वेश्चन में लिखवा रहा था, क्वेश्चन लिख लीजिए। डू यू थिंक China is the pivotal factor, Pivotal, pivotal factor in issues that are observed, between India and Nepal? अब सोचिए आपकी अप्रोच क्या होगी इस आंसर की। उज्ज्वल वर्मा सिस्टर सिटी प्रोग्राम भी आप कोट कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि अगर इंडिया का एक सिटी है, उनका एक सिटी है, तो दोनों आपस में मिलकर एंगेज करेंगे, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें अपने अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। बेटर लॉजिस्टिक्स, बेटर रोड्स, बेटर वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। इंटीग्रेट चेक पोस्ट का मतलब होता है कि बॉर्डर पर हमने एक चेक पोस्ट बनाई जो दोनों की साथ में है, जिससे रिडक्शन हो सके टाइम का विद दिस पैसेज। इस क्वेश्चन में बताइए क्या अप्रोच रखेंगे आप। हाँ जी, दिमाग लगाओ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट आंसर। चाइना, मतलब चाइना इतना इंपॉर्टेंट हो गया आईआर में, हर एक देश के साथ रिलेशंस पढ़ोगे, चाइना जरूर पढ़ोगे उसमें, कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है डू यू थिंक चाइना इज पाइवेटल। पाइवेटल का मतलब होता है सेंटर, जिसके इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया नेपाल के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं, सबके पीछे चाइना ही है? क्वेश्चन ये है, आप समझे क्वेश्चन? सर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पीछे भी चाइना ही है? डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, तो लगभग हर जगह पे तो चाइना फैक्टर है। बताइए। ठीक है, तो चाइना कैसे फैक्टर काम कर रहा है वहां? इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे इंडिया आस्क्ड नेपाल
not to join BRI, ये इंडिया ने इंडिकेट किया। नेपाल ने क्या कहा? नेपाल ज्वाइंड, नेपाल ने कहा लो ज्वाइन कर लिया हमने BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि नेपाल ने कहा इट इज गोइंग टू बी नेसेसरी फॉर नेपाल्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? नेपाल और पाकिस्तान की अगर BRI की नेगोशिएशन देखें चाइना से, तो नेपाल ज्यादा सक्सेसफुल रह गया। मतलब नेपाल देखो कहां 2017, मतलब कम से कम 6 साल नेपाल ने हामी भरकर फाइनली गो हेड नहीं दिया प्रोजेक्ट को, अटका के रखा चाइना को। तो नेपाल अपना जो मिडिल पोजीशन है उसका बेस्ट इस्तेमाल कर रहा था नेगोशिएशन में। जहां चाइना स्टार्टिंग में कह रहा था वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लोन्स फॉर BRI प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, नेपाल रिजेक्टेड इट, कीप ऑन रिजेक्टिंग। चाइना ने कहा लो इंटरेस्ट रेट और कम कर देते हैं, चाइना ने कहा, नेपाल ने कहा नो। और फाइनली मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू कम इन नेपाल अंडर BRI विल बी काइंड ऑफ ग्रांट। तो भाई साहब ये तो विन सिचुएशन हो गई नेपाल के लिए। इंडिया कह रहा है मत करो, चाइना कह रहा है करो, तो नेपाल ने कहा देखते हैं किसमें कितना है दम हमें रिझा कर दिखाओ। तो चाइना ने कहा लो 5% से 3%, 2.5%, 1.5%, फाइनली कहा कि चलो कुछ तो पार्ट लोन रहेगा लेकिन मेजर पार्ट हम ग्रांट भी देंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है, ग्रांट ठीक है। तो नेपाल इसमें विनर तो रहा, लेकिन ये इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब है चाइनाज inroads in नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें केवल रोड नहीं आएंगी, अदर चीजें भी आएंगी। आपको नहीं लगता इससे होगा क्या? अभी जो एडवांटेज और यू कैन से फेवरेबल पॉइंट है फॉर इंडिया इन नेपाल, soon to be overridden by China. चाइना एडवांटेज ले लेगा। चाइना इन्वेस्टिंग इन 5G नेटवर्क बिल्डिंग, हाइड्रो पावर, इंडिया ने कहा कि देखो चाइनीज कंपनीज को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मत दो 5G नेटवर्क का, क्योंकि चाइनीज कंपनीज आर ऑफन केम अंडर स्कैनर फॉर स्नूपिंग फॉर चाइनीज गवर्नमेंट। यानी कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लगाएंगे, फिर आपकी इंफॉर्मेशन से फायदा उठाएंगे। नेपाल भी लाइक कि भाई साहब इतने सस्ते में, इतने बड़े लेवल पे कोई मेरे यहाँ 5G नेटवर्क नहीं लगा रहा जो लगा रहा है लग जाने दो, इस बहाने लोग कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से, उससे नई तरह की जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, राइट? और जो 5G नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई जेनजी जनरेशन की, उसके बाद पता है जो अभी मसला हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि नेपालीज कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर सोशल मीडिया कंपनीज हैं तो उनको नेपालीज लोगों का डेटा नेपाल में रखना होगा, दे नीड टू कंप्लाई विद द नेपालीज लॉज। सोशल मीडिया कंपनीज को टाइम दिया कितने टाइम तक कर लो, उन्होंने कहा नहीं। 2 ही कंपनियों ने किया था और 60+ कंपनियां थी, और बाकी सब कंपनीज ऑटोमेटिकली बैन हो गई। और बैन हो गई तो फिर तो भाई साहब यूथ ने कहा ये अब क्या करें हम ठीक। तो फाइनली वी हैव सीन प्रोटेस्ट। तो मतलब दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट। अदर रीजंस भी थे, ऑब्वियसली करप्शन है, नेपोटिज्म है, वो सब है,
लेकिन करप्शन नेपोटिज्म से तो मुझे लग रहा है आप भी परेशान हो गए, है ना? ठीक है, लेकिन वो हाई पॉइंट था कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। अच्छा, सोशल मीडिया बैन करने का आप पर कुछ फर्क पड़ेगा इतना? नहीं, आप एक्चुअली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वाले लोग हो, लेकिन देयर आर पीपल जो जिनका उसी से चल रहा है, सोशल मीडिया से। भाई टिकटॉक बैन हुआ था, आपके पास अल्टरनेटिव इंस्टा था, इंस्टाग्राम पे लग गए रील। जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने रील स्टार्ट कर दी थी जी। नहीं, मुझे ये पता है कि टिकटॉक में फीचर एक वो था कि वो ऐसे कर रहे हो और अपना आपका एंटरटेनमेंट चल रहा है, और उसी का वो वाला जो फीचर था वो इंस्टाग्राम ने लाया। बट इंस्टाग्राम, हाँ, इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जब टिकटॉक बैन हुआ, तो इंस्टाग्राम के रील्स ये सिस्टम फिर तो हर कोई करने लग गया, शॉर्ट्स वगैरह। ये 4 साल से रील बना रहा है कह रहा है ठीक है, चलिए खैर आइए आज खैर आगे बढ़ते हैं। चाइना का एंगल, हाँ टेलीग्राम बैन। कितने लोग वीपीएन से चला रहे हो अभी टेलीग्राम? अच्छा, मुझे कल स्टूडेंट ने सजेस्ट किया तो मैंने रात ट्राई किया तो जी। हाँ हाँ, सबकी चल रहा है ठीक कह रहे हैं। तो ये सब बातें काल्पनिक थी सच्चाई से वास्ता नहीं है अपना, तो वही टेलीग्राम नहीं चल रहा। चलो भाई आगे चलते हैं नहीं, टेलीग्राम तो मेरा पहले भी उठ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट हिमालयन क्वाड्रिलेटरल? हिमालयन क्वाड्रिलेटरल का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड नेपाल। कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप? डेडली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये प्रपोज्ड है इनका कि क्वाड्रिलेटर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल। तो ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा कि ये देश साथ आ रहे हैं। चाइना नेपाल पॉसिबल कैसे है? नेक्स्ट पॉइंट से है, ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर। तो ऑलरेडी हो क्या रहा है? लहासा टू शिगाजे, शिगाजे एक जगह है ये तिब्बत के अंदर, वहीं पे शिगाजे तक का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। लहासा समझते हो, कैपिटल है तिब्बत की, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से ये सीधा कनेक्ट करना चाह रहे हैं इनटू नेपाल। ये इंडिया के लिए चैलेंज है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये नेपाल है, ये हिमालयाज हैं। तो ट्रांस हिमालयाज का मतलब होता है हिमालयाज को पार करके यहां चाइना है, तो चाइना यहां से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ला रहा है नेपाल, नेपाल के इस वाले बॉर्डर तक। और यहां पर आपको पता है ये यूपी वाला एरिया हो गया, बिहार वाला एरिया होगा। और तभी मैं कह रहा था कि हमारा जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट है वो यूपी और बिहार वाले बॉर्डर पर कम है, तो ये हमारे लिए एक नया फ्रंटियर ओपन हो जाता है। चाइना अगर यहां से इनरोड बना रहा है, ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर बना रहा है, और चाइना की आपको पता है बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ये चाइना की खासियत है। तो चाइना ऐसा कर सकता है, वो कर ही रहा है, हमारे लिए चैलेंज है भाई।
मैं लिख देता, ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर लहासा टू शिगात्जे, शिगात्जे जगह का नाम है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से वो कनेक्ट करना चाहता है नेपाल को, तिब्बत वाली साइड यहाँ, तो यहां से लहासा से आप यहां तक ले आए, अब फाइनली यहां पे कनेक्ट करोगे। आपके क्रक्स में मैंने लिख रखा है शिगात्जे। नेक्स्ट, चाइना एंड प्रॉक्सिमिटी टू कम्युनिस्ट, proximity with Communist Party of Nepal. चाइना इन प्रॉक्सिमिटी विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ प्रॉक्सिमिटी है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी रिमेन या took adversarial stance on India's interests in past, जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उन पे एडवर्सल स्टैंड, एडवर्सल का मतलब होता है अपोजिट, जिससे भारत को नुकसान हो। और हमने ये भी देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस, जो एक पार्टी इनकी, दोनों का अगर कोएलिशन रहा वो भी इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना, इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। उससे क्या लगता है? लगता है चाइना इंटरफेयरिंग इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, चाइनाज इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल, ये इंडिया के लिए कंसर्न है। अब कैसे करता है चाइना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस? जैसे कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका में जब राजपक्षास की सरकार होती थी, मतलब उन्हीं की फैमिली की सरकार चल रही, प्रेसिडेंट भी उनका भाई, खुद प्रधानमंत्री, ऐसे चलता था। उनकी पार्टी को ह्यूज फंडिंग देती थी चाइनीज कंपनीज, और अगर चाइनीज कंपनीज फंडिंग देंगी तो इलेक्शंस में खर्चा वो ज्यादा कर सकेंगे, और अगर उन्हीं की सरकार बनेगी तो उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइनीज कंपनीज और चाइनीज गवर्नमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसी तरीके से होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इनके पॉलिटिकल एलिट को चाइना पैसा दे रहा है, ये इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। Took adversarial stance on India's interest in past, मैं लिख सकते हैं on India's interest in past, जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उनके पास्ट, मतलब उसको उसके अपोजिट स्टैंड लिया है, राइट। तो आप कुछ दिमाग में ऐसा रख सकते हैं, इकोनॉमी वाला एंगल हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी वाला एंगल हो गया, इंफ्रा वाला एंगल हो गया, राइट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाला एंगल हो गया, राइट, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, scholarships to Nepali students, तो एक बड़ी मात्रा में नेपाली स्टूडेंट्स इंडिया में आकर पढ़ते रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे 10 स्टूडेंट्स, लेकिन वहां पर अगर वो स्कॉलरशिप दे रहा है नेपाली स्टूडेंट्स को काफी अट्रैक्टिव, तो यानी कि आगे वाली जो जनरेशन होगी
वो अपनी सोलिडारिटी नेपाल के साथ रख सकती है, क्योंकि यही जनता पॉलिटिशियन बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, राइटर बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, तो उनका एक इंक्लिनेशन चाइना के साथ हो सकता है, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस तो हैं इंडिया के लिए, राइट। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसमें कुछ पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, जैसे पर्सपेक्टिव में एक पर्सपेक्टिव लिखिए, मिस्टर श्याम सरन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। व्हाट ही सेइंग, सो श्याम सरन कह रहे हैं कि नेपाल की गरीबी का एक बड़ा कारण नेपाल के जो एलीट हैं, पॉलिटिकल एलीट, उनका नजरिया है टुवर्ड्स इंडिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नेपाल के पॉलिटिकल एलीट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका भारत की तरफ जो नजरिया है, ये नेपाल की गरीबी का एक बहुत बड़ा रीजन है। दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर नेपाल्स पॉवर्टी। डू यू थिंक इट इज राइट? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया कैन बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नेपाल, बट whenever India talks about any project with Nepal, rather than thinking of what it fetches for Nepal, first Nepali politicians think कि what benefit India is getting. अरे भाई, अगर तुम्हें फायदा हो रहा है तुम्हारी इकोनॉमी को, और इंडिया, और तुम लैंडलॉक्ड कंट्री हो, इंडिया से मेजरली तुम्हारी ज्योग्राफी कनेक्टेड है, तो दिस इज व्हाट यू नीड। इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, उससे नुकसान थोड़ा ना तुम्हें। या यही होगा कि नहीं, इंडिया को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भी बेनिफिट नहीं होगा जी। तो इसमें लिख लेंगे Nepal's Nepal's poverty Nepal's poverty can also be attributed Nepal's poverty can also be attributed to perspective of Nepali political elite, where they see every action of India where they see every action of India with suspicion. Suspicion का मतलब होता है शक. Where they see every action of India with suspicion. Full stop. Rather than seeing what is benefit of Nepal from a project proposed by India, rather than seeing what is the benefit for Nepal from project proposed by India, comma, they look into how it benefits India. Full stop. Professor S.D. Muni, next perspective. Professor S.D. Muni. S.D. Professor S.D. Muni. India should stop pressing panic button. India should stop pressing panic button whenever Nepal and China enter into an agreement.
which facilitate Nepal's interests. Enter into an agreement which facilitate Nepal's interest. India should consider it as Nepal's sovereign right to have relations with other neighbors. It will bring mutual confidence. It will bring mutual confidence in India-Nepal relations. कितने लोगों को लगता है यार प्रोफेसर एस डी मुनि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं? लगता है भाई हमें तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव लिखना है. ये शिवम दो ही पड़ोसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर देशों से वो रिलेशंस अच्छा करना चाहता तो करे, उसमें इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर एस डी मुनि कह रहे हैं. कह रहे हैं नेपाल एक सॉवरेन नेशन है, उसका हक है बाकी देशों से अच्छे रिश्ते रखना, रखने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है. और अगर आप ये प्रॉब्लम दिखाओगे तो और ज्यादा आप शक के घेरे में आओगे और दूसरे को अपने से दूर पाओगे. राइमिंग बन गई. मतलब यू आर इन फ्रेंडशिप विद समवन, आपकी बात कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज हैविंग सम इंटरेस्ट फ्रॉम अदर पर्सन, some benefits which you may not provide, and you are being insecure, so the relationship that you're having, तो उस पे कह रहे हैं सिक रिलेशनशिप, ठीक है, तो उस पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. हाँ, इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नेपाल तो हैवीली डिपेंडेंट है ना इंडिया पर. ये हैवी डिपेंडेंसी उसकी इनसिक्योरिटी का रीजन है. उसको लगता है कि इस हैवी डिपेंडेंस का फायदा इंडिया उठा रहा है, उतना बेनिफिट नेपाल को नहीं हो रहा है. लेकिन अगर वो चाइना के साथ कुछ एंगेजमेंट करता है तो शायद इंडिया से भी और ज्यादा बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा. हाँ, वैसे बात करके, उनका कहना है वैसे बात करके कुछ नहीं होता जब तक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट ना की जाए. भाई ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपको लगता है यू आर वेल डिजर्विंग, बेनिफिशियल टू अदर पर्सन, एंड यू हैव सर्टेन डिमांड्स, देन अदर पर्सन में रिजेक्ट यू कि यार तुम ये डिजर्व नहीं करते, तुम्हारी ये डिमांड नहीं है, ऐसे चलते रहने दो. बट अगर आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं रुको, तुम्हारी वैल्यू है. तो यही है, राइट. अब इसमें लिखिए सी राजा मोहन का पर्सपेक्टिव, रियलिस्ट अब अच्छा, जो आपने प्रोफेसर एस डी मुनि पर्सपेक्टिव लिखा ना, इसके नीचे चाहे ब्रैकेट में लिख लेना लिबरल पर्सपेक्टिव है. ये आइडियलिस्ट है, लिबरल स्लैश आइडियलिस्ट, इसको हम आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं. अब नेक्स्ट लिख लीजिए सी राजा मोहन. उसके ब्रैकेट में लिखना रियलिस्ट पर्सपेक्टिव. इसमें लिखेंगे इंडिया शुड ऑप्ट फॉर muscular diplomacy with Nepal. India should opt for muscular diplomacy with Nepal if closeness with China brings security
threats for India, like Trans-Himalayan Railway Connectivity Project, like Trans-Himalayan Railway Connectivity Project, ये बात समझ में आई आपको? इनका कहना सीधी बात, मस्कुलर डिप्लोमेसी दिखाओ, नेपाल को बताओ कि नेपाल तुम कितने, मतलब तुम्हारे लिए इंडिया कितना जरूरी है। चाइना के साथ कनेक्ट भी हो जाओगे तब भी ज्योग्राफी इज इन फेवर ऑफ इंडिया, तो अल्टीमेटली यू विल नीड इंडिया। तो ये बीच में शो करने की जरूरत है, नहीं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे जाके बढ़ जाएंगे। मतलब इट्स लाइक कि अभी आपने सोचा कि चलो नेपाल बात ही तो कर रहा है, बात करने में थोड़ा ना कोई बुराई है लेकिन वो बात से कब हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप साइडलाइन हो जाओगे, पता ही लगेगा आपको। जी, श्रीलंका के केस में हम कंप्लीटली नहीं कह सकते, क्योंकि श्रीलंका स्टिल हैज गुड रिलेशंस विद इंडिया। हाँ, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट फॉर एग्जांपल, उस पर 99 ईयर्स की लीज चाइना को मिल गई, तो इंडिया के लिए कंसर्न बन गया बहुत बड़ा। ठीक बात है। प्रिया श्याम सरन का जो पर्सपेक्टिव है वो भी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। सर यूएसए का कोई एंगल नहीं नेपाल, यूएस अगर नहीं, अगर जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है तो वहां पर तो हाँ यूएस अपने आप को हाईलाइट करता है। यूएस ये चाहेगा कि यार इंडिया और नेपाल के रिलेशंस अच्छे रहें, कम्युनिस्ट पावर स्ट्रांग ना हो, चाइना काउंटर बैलेंस होता रहे, ये चाहे। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप नेपाल के लिए कुछ कहेंगे। नेपाल मतलब ट्रंप कहेंगे, स्टेचर की बात है ठीक है, लिख लिया आपने, सी राजमोहन पर्सपेक्टिव मस्कुलर डिप्लोमेसी। चलिए काला पानी इशू समझते हैं। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, नाम तो सुना होगा, सुना है? ये एक ट्राई जंक्शन है, या मैप ही ओपन करके शो करूंगा अभी। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक पास। अब हुआ क्या है, क्यों दोबारा न्यूज में आया? 2019 में ये हाईलाइट हुआ, फिर दोबारा अभी भी हुआ था जब इंडिया ने एक रोड प्रोजेक्ट वहां पर स्टार्ट किया। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ तो इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया। उस मैप में जो लिम्पियाधुरा वाला एरिया है, लिपू लेक पास लिम्पियाधुरा वाला एरिया, इस एरिया को इंडिया ने अपने मैप में दिखाया जैसे कि हमारे मैप का पार्ट है। इस पे नेपाल के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये तो गलत कर दिया आपने। उन्होंने फिर अपना मैप शो किया। उस मैप में इन्होंने नेपाल की टेरिटरी को ये पूरा एरिया अपना बताया। तो अभी जब हम नेपाल की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट नेपाल टेरिटरी इज। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये उत्तराखंड का है। एक्चुअली ये नेपाल का यहाँ पर एक प्रोविंस है, सुदूर पश्चिम प्रोविंस। इसमें ये वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धारचूला। तो धारचूला डिस्ट्रिक्ट का नेपाल कहता है ये पूरा पार्ट है। हम कहते हैं आपका कैसे है, दिस इज आवर एरिया उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारी पड़ती है, उसका पार्ट है। तो धारचूला और पिथौरगढ़, इन दोनों के बीच में क्लेम का डिफरेंस है। अब ये लिम्पियाधुरा, लिपू लेक पास, काला पानी, ये ट्राई जंक्शन, इसका नाम ये ऐसे पड़ा क्यों? इशू क्या है? इशू के सोर्स में है ट्रीटी ऑफ सगौली। याद आ गया होगा, ट्रीटी ऑफ सगौली, इनसे उत्तराखंड का गढ़वाल कुमाऊं वाला एरिया वापस ले लिया था जो उन्होंने एक्सपेंड किया था। ट्रीटी ऑफ सगौली कहती है कि काली रिवर से ईस्ट वाला पार्ट ये हुआ नेपाल, और उसका जो वेस्ट वाला पार्ट होगा वो इनका नहीं होगा, वो रिक्लेम कर लिया ब्रिटिश इंडिया ने। अब जहां पर भी आप रिवर को एक बॉर्डर बनाते हैं तो रिवर क्या कंसिस्टेंट वैसी फ्लो करती रहती है? नहीं। आप सोचो, आप दिल्ली में हो और लाल किला देखा आपने? एक टाइम था लाल किला के नीचे, जहां से आज आप गाड़ी निकल आते हो या ऑटो से आते हो, वहां तक यमुना थी, और आज यमुना उससे कितना दूर चली गई है, देखनी भारी हो गई है। तो रिवर्स अपनी ट्रेजेक्टरी बदलती रहती है। एक रीजन तो ये होता है। दूसरा एक इशू का रीजन होता है
कि भाई रिवर का जो नेम है वो लोकल लेवल पे डिफरेंट हो सकता है। जैसे कोई कहेगा काली, दूसरा कहेगा महाकाली, कोई कहेगा कि नहीं हमारे यहां लोकल नेम ये है। तो रिवर का सोर्स किसको माना जाए, उसके एक पर्टिकुलर रिवलेट के माना जाए या फिर किसी और रिवर को माना जाए, इसको लेकर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे इनका क्या कहना है, नेपाल का कहना है कि देखिए जी, काली रिवर जो हम मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि काली रिवर का सोर्स यहां है और इस वजह से पूरा का पूरा एरिया हमारा है। इंडिया का कहना है कि भाई काली रिवर जो है वो ये वाला कंपोनेंट है, यहां पर है काली रिवर, इस वजह से इसका इधर वाला पार्ट ये नेपाल है। तो और फिर आप कहेंगे इतने टाइम से फिर ये कंफ्यूजन ऐसे बना क्यों, बढ़ा कैसे ये? एक्चुअली ये जो रीजन है ये मेजरली नो मैन लैंड रहा। नो मैन लैंड समझते हो कि यहां पर ना तो नेपाली विलेजेस हैं ना इंडियन विलेजेस रहे, तो इस वजह से दोनों में से किसी का कोई क्लेम नहीं था। 1962 में जो त्रिभुवन थे राजा, तो त्रिभुवन के बाद फिर आए थे महेंद्र, लेकिन त्रिभुवन के टाइम पे कहा जाता है कि जब इंडिया और चाइना वॉर की क्राइसिस में जाने वाले थे तो उस समय पर इंडिया को जरूरत थी इस वाले एरिया पर अपने लोगों को लगाने की। तो कहा जाता है कि नेपाल के राजा ने अलाउ किया था नेहरू जी को कि भाई आप फिलहाल अपनी फोर्सेस को यहां पर डेप्यूट कर सकते हैं, नेपाल को उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो मैन लैंड है, ठीक है आप डेप्यूट कर लीजिए, सिक्योरिटी के लिए आपको लगता है ठीक है तो ठीक। कहा गया कि उसके बाद इंडिया ने अपनी फोर्सेस को यहां से नहीं हटाया और फिलहाल तो इंडिया यहां पर लीपू लेक पास के थ्रू ये रोड प्रोजेक्ट यहां पर बिल्ड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि लीपू लेक पास इज इंडियाज एक्सेस वाया उत्तराखंड इनटू तिब्बत। जैसे मानसरोवर यात्रा है, तो मानसरोवर यात्रा के लिए अभी इंडिया की तरफ से अगर आपको जाना होता है तो मेजरली आप कौन सा रूट यूज करते हैं, नाथुला पास, सिक्किम के पास से। लेकिन अगर लीपू लेक पास से करें तो उससे आपका टाइम काफी बच जाएगा, तो इससे तिब्बत तक इंडिया की आउटरीच बेटर हो पाएगी। प्लस एक और रीजन है कि अगर यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रा है तो चाइना की फोर्सेस पर हम लोकेशनल एडवांटेज रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी जंग में लड़ते समय केवल यह नहीं मैटर करता किसके पास कितने लोग थे, यह मैटर करता है किसके पास ऑपरेशनल एडवांटेज थी, ऑपरेशन आसानी से वो कर पाए, क्योंकि कुछ क्रिटिकल लोकेशन पे वो पहले से बैठे थे। तो अगर इंडिया यहां पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा तो इन चाइना कन्फ्रंटेशन, चाइना के साथ अगर हम करेंगे तो भाई हमारे पास एक एडवांटेज रहेगी। और कई बार पता है ये एडवांटेज इसलिए भी जरूरी होती है जिससे कि वॉर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एडवांटेज रहेंगी तो दूसरा भी यार 10 बार सोचेगा इस तरफ अपने आप को एक्सपेंड करने के। और अगर यहां पर आपके पास एडवांटेज नहीं है, नो मैन लैंड रहा, चाइना के पास मतलब नेपाल के पास लिमिटेड कैपेसिटी है भाई, यहां पर पेट्रोलिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो पेट्रोलिंग भी कर सकता है, इंफ्रा भी कर सकता है। अगर हम पीछे हट जाते तो ये एरिया तो चाइना का हो ही जाता, और फिर नेपाल कह लेता ये बात चाइना से, चाइना दे देता नेपाल को। तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी हियर। खैर, तो आई थिंक ये बात तो आपको कनेक्ट होगी। तो अभी स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है, हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह जी ने कुछ टाइम पहले इस वाले ट्रैक पर एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो ऑलरेडी चल रहा है। नेपाल उस पर अपना क्रिटिसिज्म करता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के कंट्रोल में ये एरिया है, राइट? दिस इज द स्टेटस। तो कभी मैप दिखाएंगे तो ये वाला एरिया इंडिया का है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लीपू लेक, ये ठीक है। नोट्स में वैसे हमने लिखा हुआ है ये, एक बार फिर भी रीड कर लीजिए क्रक्स को। क्रक्स में है ना लिम्पियाधुरा, लीपू लेक, ओपन करिए प्लीज, एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। सर नेपाल को भी तिब्बत के मैटर से सीखना चाहिए ना। तो नेपाल ने सीखा तो है, स्टार्टिंग में तो सीखा था कि वो क्लोजर रिलेशन रख रहा था, लेकिन अभी चाइना रीएश्योरेंस देता है कि नेपाल की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहेगी, चाइना उसको नहीं छीनेगा। चाइना यूएन में बिलीव करता है, नेपाल एक सॉवरेन नेशन है उसमें बिलीव करता है, लेकिन ये बात उसने कभी भी तिब्बत के लिए नहीं मानी, क्योंकि तिब्बत वाज वंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किंग डायनेस्टीज ऑफ चाइना, बट सेम इज नॉट ट्रू विद नेपाल। तो ये हिस्टोरिकल क्लेम आप तिब्बत पे ला सकते हैं,
नेपाल पे नहीं। सर एक डाउट है, जी जैसे कि ये मैं अगर पढ़ रहा था कि चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग चाइना किसी भी रिलेशन मेंटेन करता है तो वो सामने वाले को मजबूर करता है कि भाई मेरी वन चाइना पॉलिसी को तुम एक्सेप्ट करो, ताकि वो बाद में कोई भी अदर कंट्री ये ना कह पाए कि तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। तो इंडिया के भी रिलेशन है चाइना के साथ अच्छे थे, रिलेशन इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है। एक क्वेश्चन आया, मैं रिपीट कर देता हूं सबके लिए। इन्होंने कहा कि सर चाइना बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी, और चाइना मजबूर कर देता है कि वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करना पड़ेगा अगर आपको चाइना के साथ ऑफिशियल रिलेशंस रखने हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो क्या इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है? आंसर इज यस। यस। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? प्रूफ देखिए आप इसका। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चाइना और जो ताइवान है वो एक है। ताइवान अलग से नेशन नहीं है, चाइना का ही पार्ट है। दैट इज वन चाइना पॉलिसी। This was the basis of relation between USA and China after Richard Nixon's visit in 1970s, which transformed Chinese economy and China's political status. प्रूफ क्या है कि हम भी ताइवान के साथ, हम भी एक्चुअली वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। प्रूफ ये है कि ताइवान को हम ऑफिशियल नेशन का स्टेटस नहीं देते। We have a foreign office in Taiwan, and Taiwan is having a foreign office in India, but we don't call it embassy or high commission. What we call is technical cultural relations center. जिस देश का स्टेटस डिस्प्यूटेड होता है और उस देश के साथ आपको रिलेशन तो रखने हैं, जरूरी है, लेकिन आप ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेपरेट एम्बेसी नहीं रख सकते, नहीं तो उसका मतलब होगा कि ये चाइना से अलग देश आपने मान लिया है। तो इंडिया वहां पर एक ऐसा एक एम्बिवेलेंस बनाकर रखता है। ताइवान का भी ऑफिस इंडिया में है, इंडिया का भी है वहां पर, लेकिन ऑफिशियल एम्बेसी नहीं बोलते उसको, राइट? और ये भी मानता है, अब देखो यूएसए बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी में, लेकिन ताइवान को वेपन्स भी देता है, कहता है तुम्हारे इंडिपेंडेंस के लिए हम खड़े हैं। तो दिस इज हाउ रिलेशंस आर मैनेज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। समटाइम्स क्लैरिटी इज नॉट व्हाट गिव्स यू रिजल्ट, ब्लर्ड लाइंस गिव यू रिजल्ट। तो जहां ब्लर्ड लाइन से, ब्लर्ड मतलब कुछ धुंधला बना रखा है, उससे फायदा हो रहा है, तो ऐसे में देश वो फायदा लेते हैं। सिचुएशन ऐसी है। एक्सप्लेन कह रहे हैं बिग ब्रदर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये इंडिया पर आरोप लगाया जाता है कि इंडिया अपने आप को बिग ब्रदर मानता है साउथ एशिया में, ये नेपाल और बाकी देशों के ऊपर। इसका मतलब है कि ओवर आर्किंग बनता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करता है। सर रोटी बेटी का क्या रिश्ता मतलब होता है? रोटी का मतलब होता है कि वर्क का रिलेशन, और बेटी का मतलब होता है रिलेशंस ऑन इंडिया नेपाल साइड, पीपल हैविंग रिलेशंस। उज्जवल श्याम सरन का पर्सपेक्टिव मैंने बताया, उन्होंने कहा कि नेपाली एलीट शुड स्टॉप लुकिंग एट इंडिया विद सस्पिशन। किसी प्रोजेक्ट में अगर उनको बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट को देखें, केवल इंडिया को फायदा हो रहा है इस वजह से उसके खिलाफ हो, ये ठीक नहीं है। नहीं, हर कोई लगाता है, मतलब ये साउथ एशिया के छोटे जो देश हैं, चाहे वो आपका नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, वो कहते हैं बिग ब्रदर एटीट्यूड है इंडिया का। अब बिग ब्रदर हमें तो लगता है पॉजिटिव है लिटरल सेंस में, बट इंटरनेशनल रिलेशंस का इसका मतलब होता है कि आप उसको छोटा मान रहे हो, दूसरे को इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे हो। रीड किया आपने? जरा कंप्लीट कर लीजिए, उसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव और नेपाल का पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया। बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, यही मैंने समझाया, यही वहां लिखा है। जॉयदीप सेन कैनॉट से राइट नाउ, इट इज टू सून टू से कि बालिन शाह गवर्नमेंट को कैसे चाइना सपोर्ट कर रही है। कई चीजें विद टाइम इवॉल्व होती हैं, तो इंडिया इज ऑल्सो हैविंग eyes on it, and that is why India recently invited their party RSP to BJP headquarters. It's like political party diplomacy which was going on. प्रिया, काली रिवर वो इशू तो डिसाइड कर दिया था, बट मैंने जैसा कि कहा, काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट किसको माना जाए उस पर इशू है। दिख गया होगा आपको नोट्स में। हम मान रहे हैं
कि यार दिस इज द ट्रैक, बट दे आर सेइंग कि नो दिस इज द पॉइंट। तो यहां पर ये है। दूसरा कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें काली की जो रिवुलेट्स हैं, तो उसमें से कौन से रिवुलेट को आप ओरिजिन पॉइंट मान रहे हो, कौन से को नहीं, ये है। अमीषा कह रही है सर प्लीज एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड ऑन काला पानी डिस्प्यूट अगेन। इंडिया का स्टैंड ये है कि दिस होल रीजन बिलोंग्स टू इंडिया as per Treaty of Sagoli 1816, which Nepal entered into with Britain. India says there is no actually point of discussing it further. But Nepal has made certain claims saying no, Kali river origin is that, and this region was actually offered by their Raja, their king, to India during 1962. This is the point. इंडिया का है ना भाई हमारा एरिया है, सीधी बात। फिर मैंने बताया कि हमारे लिए क्यों जरूरी है लिपू लेक पास से मानसरोवर यात्रा का जो एक्सेस है, वो operational advantage, locational advantage over China, right? And it is matter of our strategic, you can say, security. Muscular diplomacy का मतलब होता है जहां पर आप हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, कोएलिशन दिखाते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें एक छोटा सा और इशू है, वो है सुस्ता रीजन। जरा इस सुस्ता रीजन को देख लीजिए। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और ये देख रहे हैं आप रिवर, तो हम इसको कहते हैं गंडक रिवर, लेकिन नेपाल में बोला जाता है नारायणी रिवर। रिवर एक ही है, राइट। अब रिवर के इस साइड ये नेपाल है और रिवर के इस साइड ये इंडिया है। अब नेपाल का कहना है कि ये जो रीजन है ना, सुस्ता रीजन, ये नेपाल का है। ऐसा कैसे? क्योंकि उनका कहना है कि ये जो रिवर है इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, जैसे कि ट्रेजेक्टरीज पहले चेंज भी हुई हैं। जैसे आपने सुना है कोसी रिवर, सोरो ऑफ बिहार, राइट। तो ट्रेजेक्टरीज एक्सपेंड, श्रिंक होती हैं, लेकिन इस श्रिंक और एक्सपेंशन की वजह से एक बिग चंक ऑफ लैंड है जिसमें कितने सारे विलेजेस हैं, यानी कि जहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हैं, जिसको नेपाल मानता है कि वो इसका है क्योंकि रिवर की ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है। बट इंडिया का कहना है कि भाई ट्रेजेक्टरी से क्या मतलब है, ये एरिया तो हमारा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर नेचुरल बॉर्डर हमने रिवर को माना है और इस हिसाब से सुस्ता रीजन पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर हमारा रहा इन विलेजेस पे, तो हमारा ही होना चाहिए। जैसे कि काला पानी इशू को लेकर भी इंडिया ने कहा कि 19th सेंचुरी के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जो प्रूव करते हैं कि जो ये काला पानी वाला रीजन है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन है कि ये एरिया ये गढ़वाल कुमाऊं रीजन के अंडर आ रहा था, और गढ़वाल कुमाऊं रीजन जो है वो एडमिनिस्टर हो रहा था बाय ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से हम इस पे क्लेम कर रहे हैं। ऐसे ही सुस्ता रीजन पर हम बोलते हैं। तो इट इज ड्यू टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस गंडक रिवर नारायणी। इतनी सी यहां पर एक इशू है, ठीक है। क्योंकि क्लियर कट कोई ऐसा बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो रही, कोई दीवार नहीं बनी हुई हर जगह पर। ये बात समझ में आई? एक बार गो थ्रू कर लीजिए प्लीज नोट्स में आपके, सुस्ता रीजन।
देख लिया सुस्ता रीजन वाला बात। अच्छा, अब जो नेपाल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इश्यू हुआ है, तो व्हाट वाज इंडिया स्टैंड एंड हाउ इंडिया वाज ऑब्जर्विंग इट। नेपाल सॉ Gen Z protests, means youth led protest, primarily started from social media outage which happened due to court's direction. आप ट्रेंड देख रहे हैं, बांग्लादेश में उनकी कोर्ट ने कहा था कि भाई वो 1971 डिसेंडेंट्स का कोटा वापस होगा, मतलब रिज्यूम किया जाएगा रिजर्वेशन। उस वजह से प्रोटेस्ट हुए और हटाया किसको गया? सरकार को। काम किसका था? कोर्ट का। यहां पे भी कोर्ट नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया कंपनीज आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन दीस टाइम लिमिट्स, अगर नहीं करा तो फिर बैन। और कोर्ट ने कहा था और फिर अल्टीमेटली सरकार को भुगतना पड़ा। तो स्टार्ट सोशल मीडिया आउटेज से हुआ। लेकिन सोशल मीडिया अगर आउटेज हो गया था तो प्रोटेस्ट एक्सपेंड कैसे हुए? क्योंकि सोशल मीडिया मेजर साइट्स तो गई, लेकिन बाकी कुछ जो वेबसाइट्स थी वो चल रही थी। प्लस जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे, आप कहते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करते हो आप, तो ऐसे ही वहां पर भी हो रहा था। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में किसी नैरेटिव को मूवमेंट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। और इस वजह से सरकार के लिए ये जरूरी है कि सरकार अगर लग रहा है कि कुछ ऐसा प्रोटेस्ट इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, तो केवल उसको पुलिस की तरह आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। और वो काउंटर नैरेटिव कौन बिल्ड करेंगे? अगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग वो हैं जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनको भी आप खड़ा करो जो उनके अगेंस्ट बोलेंगे और उनकी वॉइस में भी ऑथेंटिसिटी हो। तो आपको नहीं लगता कि इस गेम में शायद नेपालीज गवर्नमेंट पीछे रह गई? है ना, वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाई। लेकिन बाकी कुछ देशों में जब भी ऐसी बातें उठी हैं तो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन काउंटर बैलेंसिंग दिस, बिकॉज नथिंग। आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि इंपल्स में ये जो जिसको लगने लगता है कि ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इंपल्स में जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप पीएसआर के स्टूडेंट हो, आपको समझना चाहिए कि इससे पहले भी ऐसे कितने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस टाइम पर कहा गया कि बस ये लोकपाल बिल पास होना है, अगर पास हो गया करप्शन खत्म। तो लोगों ने कहा भाई ये बस कराना है फिर तो खत्म। और देखो सरकार इसलिए नहीं लाना चाह रही इसको, क्योंकि करप्शन खत्म हो जाएगा। लोकपाल बिल भी पास हो गया, लोकपाल भी बन गए, क्या करप्शन खत्म हो गया? नहीं, उल्टा भी लोकपाल कुछ टाइम पहले न्यूज में थे, उन्होंने 5 BMW ऑर्डर करी थी, बहुत महंगी वाली कुछ BMW थी शायद। तो अब उनका जनता के पैसे क्या चल रहा है भाई? तुम ये बताओ तुम्हारा कन्विक्शन रेट क्या है, तुमने करप्शन कितने उजागर किए हैं? तो वहां पर बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है खुद लोकपाल का, लेकिन चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमेशा हमेशा कोई बड़े प्रोटेस्ट से नहीं होता। सॉल्यूशन इस बात पर होगा कि उस प्रोटेस्ट के बाद आपके पास एक्शनेबल मतलब पॉइंटर्स क्या हैं। डू यू हैव सम एक्शनेबल पॉइंटर्स व्हिच कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म थिंग्स? एंड इफ नॉट, देन यू आर जस्ट चैनलाइजिंग यूथ्स एनर्जी एंड लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और कुछ फाइनली निष्कर्ष ना निकला, तो यूथ जहां पर हो सकता था इकट्ठा कुछ एक्चुअली कुछ चेंज ला सकता था, वो नहीं आ पाएगा। जैसे इससे पहले निर्भया केस में लोग इकट्ठा हुए थे, तो उससे वाकई चेंज आया था। जस्टिस जयस वर्मा कमेटी बनी, उसके बाद विमेन स्पेसिफिक सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज स्ट्रांग हुए, और इतने स्ट्रांग हुए जो पहले कभी नहीं थे हमारे देश में। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस वी रिक्वायर। तो हमें चाहिए कि अगर प्रोटेस्ट लीड हो रहा है तो इंटेलेक्चुअल ब्रास ये बातें सोचे। खैर, करप्शन का मुद्दा, नेपोटिज्म का मुद्दा, यूथ लेड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सपना, इंडिया का उस पर स्टैंड क्या था? कुल मिलाकर बात यह है, इंडिया ने ऑब्जर्व किया डेवलपमेंट्स को, इंडिया ने रेस्पेक्ट किया कि भाई हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में बिलीव करते हैं। आपकी जनता, आपके प्रोटेस्ट, आपकी सरकार, ठीक, रिस्टोर करने में बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी को। हमने कहा भाई जल्दी से डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए। वहां पर उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर था, पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, कैनाल में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं उसको, सुना है आपने? वीडियो देखी थी? ऐसा चल रहा था। बट वी वर की रिस्टोर डेमोक्रेसी। बायलैटरल एक्सचेंजेस जो नई सरकार है उसके साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया नेपाल रिलेशंस आर नॉर्मल,
all the fronts on which relations were going on, they are continuing. The fronts that we have discussed, area of cooperation we have discussed, they are continuing. यानी कि नई सरकार में कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. Barring few bylines, like Balen Shah said that Nepal government has also occupied certain territories of India, but there is no proof to that. In their parliament itself, this statement was criticized and no proof could be given. तो अभी हमारे रिलेशन एज इट इज चल रहे हैं. उन्होंने ये तो कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, बट जब भी प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम होगा तो बालेन शाह से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके बायलैटरल एक्सचेंजेस है वो एज इट इज चल रहे हैं, ठीक है. तो रिलेशंस आर कंटिन्यूइंग. क्लियर है बात? चलिए, क्या कह रहे हैं आप कि वो इंडिया चाइना वाला जो क्वेश्चन लिखवाया था, आप उस पर आंसर लिखना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? एक बार क्रक्स को रीड कर लीजिए प्लीज, और इसमें जो भी डाउट है प्लीज आस्क. एनी कीवर्ड, एनी फ्रेज, एनी सेंटेंस दैट यू वांट टू आस्क, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आस्क. एक स्टूडेंट ने कहा है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी. एक्चुअली पैंग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि इंडिया क्योंकि नेपाल के इतना करीब है, तो इस वजह से एनीथिंग दैट नेपाल डू which India thinks is going away from the circle of India, that creates pain in India. That should not happen. ट्रांजिट का मतलब है कि इंडिया के थ्रू, जैसे नेपाल यहां से वेस्ट बंगाल के थ्रू कोलकाता पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो दैट्स एक्सपोर्ट कैन बी डन. ट्रांजिट इजी करो उनके लिए. – 1981 में इंस्पेक्शन मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किए थे विद रेस्पेक्ट टू दिस लिम्पिया-धुरा वाला पॉइंट, जिससे कि हम दोनों पार्टीज वहां पर जाएं, इंस्पेक्ट करें बॉर्डर लोकेशन, कहां किसकी क्या डिमांड है. हाउ नेपाल ओवररिडन बाय चाइना इन फेवर ऑफ इंडिया. नेपाल ओवररिडन बाय चाइना इन फेवर ऑफ इंडिया. स्वप्निल, ये कहां पॉइंट लिखा है, एक बार देखिए. मैंने ये लिखा होगा कि चाइना ने ओवरराइड कर दिया इंडिया को इन फेवर ऑफ नेपाल. मतलब कि नेपाल को फेवर दिया कि भाई, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया ना कि एफडीआई का ग्रोथ रेट देखें तो चाइना हैज इंक्रीज्ड. मीनाक्षी, मस्कुलर डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करना दूसरे देश को कि हमारी तरह से चल लो, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा. नहीं, हम जेनजी प्रोटेस्ट में चाइना का कोई रोल नहीं लिखेंगे. देखो, आप जर्नलिस्ट नहीं हो या कोई रैंडम सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नहीं हो कि कुछ भी बोल दोगे. You have to write which is authentic, which is accepted by Indian government. तो इस वजह से जो मानते हैं हम उस लीपू लेक रीजन का क्या सोल्यूशन होना चाहिए. इंडिया का स्टैंड है कि अल्टीमेटली नेपाल शुड अंडरस्टैंड टू द रियलिटी ऑन ग्राउंड एंड वी आर ओपन टू टॉक. तो डायलॉग इज द वे. सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है पॉजिटिविटी, बेनिफिट. लैगार्ड का मतलब होता है पिछड़ी हुई अप्रोच. प्रियांशु, हमारा कहना है कि आईसीजे के एम्बिट में ये इशू आता ही नहीं है. सुहासिनी अदर का पर्सपेक्टिव है कि जो नेपाल को एक सिक्योरिटी डिलेमा है, दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिया मे बी मिसयूज्ड बाय इंडिया. तो दैट हैंडल दैट डिलेमा. एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट डिलेमा? बाय हैविंग more confidence building measures when we are going to have more such initiatives, so that Nepal get assured that in any way India is not a security threat for Nepal. That is what Suhasini Adar is saying. रवि नारायण, लुक ईस्ट पॉलिसी ये पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर थी, फिर एक्ट ईस्ट इसका न्यू वर्जन है. फर्क केवल इतना है कि यहां पर हम मोर इन्वेस्टमेंट, मोर फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, मोर एनर्जी, मोर फोकस की बात कर रहे हैं. तो कई बार डिप्लोमेसी में ऐसे टर्म्स में चेंज किया जाता है, सो दैट वी कैन रीइंफोर्स फोकस एंड एक्सपेक्ट दैट अदर नेशन इज गोइंग टू कोऑपरेट इन द सेम वे. सर, नेपाल में डीआरआई का क्या करंट स्टेटस है? प्रॉक्सिमिटी विद कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है कि चाइना
और जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, दे आर क्लोज, एंड दे बीइंग क्लोज एंड कम्युनिस्ट पार्टी इन पावर, दैट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया ना करिश्मा। जो उनके फेवर की पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर नेपाल में पावर में आएगी तो चाइना के फेवर में पॉलिसी बनाएगी। आपने पूछा क्या? सर BRI का क्या स्टेटस? In principle they have signed and the initiation of project has happened. Initiation में होता क्या है कि कई साल लगते हैं पहले ग्राउंड पे मैपिंग, लैंड एक्विजिशन, कनेक्टिविटी, ये सब बिल्ड करने के लिए। तो मींस गो अहेड हो चुका है। उनके केपी शर्मा ओली जी साइन कर आए थे चाइना में। कह रहे हैं सर व्हाट बेनिफिट चाइना इज गोइंग टू गेट बाय प्रोवाइडिंग 5G नेटवर्क इन नेपाल। उनकी कंपनीज की कमाई होगी ना। थैंक यू रवि नारायण। सर व्हाई इंडिया सीम्स टू बी फियरफुल फ्रॉम यूएसए। इंडिया यूएसए रिलेशंस में पढ़ाएंगे फियरफुल है कि नहीं। जो क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाया था वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आज आप, चाइना वाला। देखिए लिखेंगे तो दिमाग में रहेगा, और चाइना वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक आंसर राइटिंग कर लीजिए एट योर कन्वीनियंस, मतलब ब्रेक लेकर, घर जाकर, जैसा करना चाहें, बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ आंसर यहां पर ओपन कर दूंगा और क्लास की शुरुआत ही आंसर राइटिंग से करेंगे। ठीक है, एक बार देखेंगे कि कैसा आपने लिखा है। ठीक है, हो जाएगा। सर अपलोड कहाँ करें? अपलोड कहाँ करें? अपलोड अभी मत करिए जब तक कोई वे आउट नहीं निकलता। आज 18 तारीख हो गई है, 22 तारीख तक है ना। वैसे मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया, बट व्हाट्सएप चैनल में अपलोड नहीं कर सकते ना आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, बट ग्रुप में नंबर्स शेयर हो जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुछ दूसरे स्टूडेंट्स परेशान करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल चैलेंज है भाई, तो इस वजह से नहीं होना पा रहा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अटेम्प्ट कर लीजिएगा आंसर। Study IQ IAS, making India smarter and better.